Good morning, student. Good morning, sir. So let's continue your JS part. So welcome Dr. Basa Ambedkar Mahavidyalaya, Vasai West, TYBSIT 6th Sem, Principal of JS, presented by Assistant Professor Bipin Vaity. So we will continue with your JS. So now in JS, our continue with your relative positioning, right? Absolute positioning is over. Now relative positioning, we have to see उसके अंदर क्या पॉइंट है वो कंप्लीट करते हैं आज, और ये रिलेटिव पोजीशनिंग का पार्ट कंप्लीट होगा और डेटा एंट्री प्रिपरेशन चालू होगा. ओके, सो रिलेटिव पोजीशनिंग. What is one technique to remove errors from positioning computation? Absolute positioning, it is created by the already GPS system. आपको ऑलरेडी बताया कि जो भी सैटेलाइट के थ्रू जी प्रेजेंट होगा वो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग होगा, वो इमेजेस कैप्चर्स करेगा और फिर वो ITRF के थ्रू रिप्रेजेंट करते जाएगा. अभी रिलेटिव पोजीशन में देयर आर वन टेक्निक टू रिमूव एरर्स फ्रॉम पोजीशनिंग कंप्यूटेशन. इट इज यूज्ड टू परफॉर्म मेनी पोजीशनल कंप्यूटेशन. उसको हर एक टाइम डिफरेंट डिफरेंट सर्वे की पोजीशनिंग करनी पड़ती है, कंप्यूटेशनल करना पड़ता है, एंड टू डिटरमाइन द एवरेज ओवर द सॉल्यूशन. सो मेनी रिसीवर्स अलाउ द यूजर टू डू सो. तो बहुत जन उसके अंदर काम करते रहते हैं, रिसीवर्स होते हैं. इट शुड हाउएवर द बी क्लियर फ्रॉम द अबाउट द एवरेजिंग में एड्रेसेस रैंडम एरर्स लाइक सिग्नल नॉइज या सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी या मल्टीपैथ टू some extent, but not semantic source of error like incorrect satellite data. कभी कभी डेटा सैटेलाइट का इनकरेक्ट डेटा सैटेलाइट का होता है, वो भी एरर्स निकालने हैं. एटमॉस्फेरिक डिलेज and GDOP effects. So these sources should be removed before averaging is applied. So it has been shown the averaging over 60 minutes in absolute and single point positioning based on the code measurement before semantic error removal. So it leads only to a 10 to 20% improvement of accuracy. In such cases, receivers averaging is therefore is a limited value. अभी यहाँ पे ये सारे जितने भी सोर्सेस हम लोग को मिलते हैं उसके एवरेज अप्लाई की जाएंगी. उसके अंदर 60 मिनट्स का एवरेज और एब्सोल्यूट होगा, और उसके बाद सिंगल पॉइंट पोजीशनिंग से लेके एरर 10 to 20% इम्प्रूव किया जाएगा. ओके, और एवरेजिंग इज अ गुड टेक्निक इफ सिमेंटिक एरर्स हैव बीन अकाउंटेड. एवरेजिंग निकालना ये अच्छी टेक्निक्स है जहाँ पे हम लोग रिलेटिव पोजीशनिंग करना चाहते हैं. सो इन रिलेटिव पोजीशनिंग इट इज नोन एज अ डिफरेंशियल पोजीशनिंग, इसलिए उसको डिफरेंशियल पोजीशनिंग भी बोलते हैं. मतलब तीन हम लोग 4 सैटेलाइट लगाए थे, उसके अंदर 3 सैटेलाइट और चौथा सैटेलाइट ऑर्बिट में अलग अलग पोजीशनिंग में अलग अलग वो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग कैप्चर करता है. उसमें डिफरेंस जो आता है वो डिफरेंस कैप्चर करके एक्चुअल averaging निकाल गया है. that is difference positioning and it tries to remove some of the semantic error, क्योंकि सैटेलाइट एक्चुअल डेटा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है तो उसके लिए हम लोग को उसको मेजरमेंट करना. So next one they are giving by using this semantic error finding at the reference positioning of the target receiver of the interest will become known much more precisely. So it is an optimal settings reference and target receiver experience identical condition and are connected by the direct data link allowing the target to receive the correction data from the reference. So in practice, relative positioning allows the reference the target relative 70 to 200 kilometer apart. यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन के लिए रेफरेंस के लिए हम लोग को रिसीवर टारगेट रहता है
70 to 200 किलोमीटर, मतलब 70 से लेके 200 किलोमीटर एरिया में वो अपना रेफरेंसिंग यूज करता है, एंड देन दे विल एक्सपीरियंस सिमिलर एटमॉस्फेयर सिंगल एयर। For each satellite in view, the reference receiver will determine the pseudo range error। मतलब हर एक सैटेलाइट इतने 200 किलोमीटर के एरिया को कैप्चरिंग करते रहता है, और जो पोजीशन के रेफरेंस को हम लोग को देखते हैं उसमें हाई एक्यूरेसी लाने के लिए pseudo range error डिटरमाइन करता है। So it can solve any pseudo range equation to determine the error subsequently, and the target receiver, so having received the error characteristic, will apply the correction for each of the four satellite signals, and that it uses for positioning, and it can narrow down its accuracy to the 0.5 meter range। तो उसको थोड़ा हाइट वाइज ऊपर नीचे करने के बाद इट कैन नैरो डाउन इट्स एक्यूरेसी 0.5 मीटर रेंज। ओके, इस तरह रिलेटिव पोजीशनिंग होता है। फिर नेटवर्क पोजीशनिंग बताया हुआ है। इट इज अ इंटीग्रेटेड सिस्टमैटिक नेटवर्क ऑफ रेफरेंस रिसीवर्स कवरिंग अ लार्ज एरिया लाइक कंटिनेंट एंड इवन होल ग्लोब। नेटवर्क कवरेज करने के लिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, जहाँ पे हम लोग को रेंज मिलता है, वहां से वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को कन्वर्ट करके नेटवर्किंग पोजीशनिंग क्रिएट करता है। तो नेटवर्क कहाँ से लेके कहाँ तक रेंज देगा वो नेटवर्क का पार्ट होता है। तो इट इज अ इंटीग्रेटेड सिमेंटिक नेटवर्क फॉर रेफरेंस रिसीवर। तो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम लोग एक टावर लगाते हैं, तो टावर का रेंज कहाँ तक हम लोग को जाना चाहिए, ये पोजीशंस इंटीग्रेटेड करता है रेफरेंस रिसीवर के ऊपर। तो दैट इज अ सच नेटवर्क कैन टेक डिफरेंट शेप्स, augmenting an already existing satellite based system। So general architecture consists of network of reference stations strategically positioned in the area to be covered, each of which is a constantly monitoring signals and their errors for all positioning satellite in view. One or more control center receive the reference station data and verify these for correctness and relay these informations to your geostationary satellite. So satellite will retransmit the correctional data to the area and that it covers, so that target receiver using their own approximate position. So it can determine how to correct for the satellite signal error and consequently obtain much more accurate position fixes। तो यहाँ पे अभी यहाँ पूरी चीजें उन्होंने बताई हुई वो रिलेटेड नेटवर्क पोजीशनिंग है। हम लोग जब लिंक क्रिएट करते हैं, तब सैटेलाइट के अंदर व्यू होता है, रिसीव होते हैं, डेटा रिसीव होता है, वेरीफाई होता है, और फिर उस इंफॉर्मेशन को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के थ्रू वो कलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने वही बताया हुआ है कि ये आर्किटेक्चर मॉडल इज जस्ट लाइक दैट। जैसे हम लोग एक चैनल क्रिएट करते हैं, सैटेलाइट के ऊपर अपलोड करते हैं, फिर अपलोड किया हुआ सैटेलाइट का डेटा वेरीफाई होता है, और फिर करेक्ट दिशा में जहाँ पे वो पोजीशन में भेजना है वो पोजीशन में भेजा जाता है। तो सैटेलाइट विल retransmit the correctional data to the area that it covers, so that a target receiver using their own approximate हो जाए। मतलब सैटेलाइट उसी को डेटा रिसीव करने देगा जो करेक्ट पोजीशन में होगा। आपका डिश करेक्ट पोजीशन में नहीं है या आपका एंटीना करेक्ट पोजीशन में नहीं है, तो वो डेटा रिसीव करना पॉसिबल नहीं है। तो इट इज अ थ्रू ग्लोबल है, लेकिन वहां से क्लाउड से यहाँ तक वो डेटा रिसीव करने के लिए वी हैव टू यूज द अप्रोक्सीमेट position। So it can determine how to correct for the satellite signal error and consequently obtain much more accurate position fixes। So with network positioning, accuracy in the submeter range can be obtained। कभी कभी हम लोग भी देखते हैं कि हमारे मोबाइल में भी टावर्स आते नहीं है और रिटेल दिखाता नहीं है, हम लोग के ऊपर वो जो नेटवर्क दिखाया हुआ आता है सिंबल में, वो भी कभी कभी रेंज में नहीं आता है। क्यों रेंज में नहीं आता है? बिकॉज इट इज नॉट इन एक्यूरेट पोजिशंस। So accuracy in the submeter range can be obtained. Typically, advanced receivers are required, but the technology lends itself also for solution with a single advanced receiver, and that functions in the direct neighborhood as a reference receiver to simple ones। जितने रिसीवर्स रिक्वायर्ड है एडवांस, वो टेक्नोलॉजी यूज करने के बाद उनको सिंगल एडवांस रिसीवर फंक्शंस लेना होता है, और फिर वो रेफरेंशियल रिसीवर सबको देने होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि सैटेलाइट के थ्रू किसी ने एक ने चैनल टेलीकास्ट किया तो वही टेलीकास्ट सबको दिखाते रहते, बार बार टेलीकास्ट नहीं करते। मतलब वो पोजीशन से उन्होंने वो कैप्चर किया हुआ है,
और वही कंटिन्यूस रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम लोग नेटवर्क में दिखाते रहते हैं। तो इस तरह रिसीवर्स के ऊपर डिपेंड है, वो रिसीवर्स कितना कैप्चरिंग करता है। जैसे हम लोग जिस पोजीशन में कैमरा रखेंगे उस पोजीशन से हमारा पिक्चर इमेज कैप्चर होता है, वैसे ही सैटेलाइट का होता है, और इट डिपेंड्स ऑन रिसीवर। आगे दिया है कोड वर्सेस फेज मेजरमेंट। It we have assumed that the receiver determine the range of the satellite by measuring time delay on the received ranging code, and there exists a more advanced range determination techniques known as the carrier phase measurement. अभी यहाँ पे एक डिफरेंट ही थिंग दिखाया हुआ है कि सैटेलाइट के थ्रू जो रेंज होती है वो रेंज कैसे मेजर करेंगे। हम लोग बोलेंगे अर्थ से सैटेलाइट 22,000 किलोमीटर ऊपर है, तो वो 22,000 किलोमीटर के ऊपर हमारा सैटेलाइट नेटवर्किंग सिस्टम में हम लोग मेजर कैसे करेंगे, कितना बैंड हम लोग को रिसीव होगा, कितना बैंड हम लोग को नहीं रिसीव होगा। इट इज अ कैरियर, डिपेंड ऑन द कैरियर फेज मेजरमेंट। So this typically requires more advanced receiver technology and longer observation session. Carrier phase measurement can concurrently only be used with the relative positioning as a absolute positioning. Using this method is not yet well developed. यहाँ पे depends on that our relative and absolute positioning के ऊपर हम लोग measure करते हैं, but then also it is not developed. Technique aims to determine the number of cycle हम लोग यहाँ पे शिफ्ट के हिसाब से नंबर ऑफ साइकिल्स, जैसे रेडियो सिग्नल्स बोलेंगे जस्ट बिटवीन एंड सेंडर एंड रिसीवर। रेडियो सिग्नल्स आर बिटवीन सेंडर, ट्रांसमीटर होते हैं, देयर आर सेंडर एंड रिसीवर्स। सो वहाँ पे हम लोग उस ट्रांसमीटर में कौन सेंडर है कौन रिसीवर है उसी के हिसाब से, जैसे हम लोग एक वॉकी टॉकी लेते हैं तो फ्यू मीटर्स में हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं, अगर वो फ्यू मीटर के दूर चला जाएगा तो हम लोग को वो रिसीव करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे सेंटर रिसीवर्स के ऊपर रेडियो सिग्नल्स होते हैं। ऐसे नंबर ऑफ साइकिल्स देखते हैं, ईच साइकिल करेस्पॉन्डिंग टू वन वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल विच इज अप्लाइड टू एल बैंड फ्रीक्वेंसी। इसमें बैंड फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं, और उस बैंड फ्रीक्वेंसीज को हम लोग इट इज 19 टू 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, and that frequency is this number of cycle cannot be directly measured. It is determined in a long observation session from the change carrier phase with the time. इसके अंदर हम लोग के चेंजेस देखेंगे, जो जैसे सिग्नल्स में हमारे चेंजेस आते हैं तो पता चलता है कि उसकी बैंड फ्रीक्वेंसीज कितनी है। जो लार्ज बैंड फ्रीक्वेंसी मतलब मैक्सिमम वो कितना, जैसे हम लोग एक राउटर की कैपेसिटी हम लोग बोलते हैं इट इज इन द 300 मीटर एमबी मेगाबाइट पर यूनिट। तो आपका उसके अंदर आपको मेगाबाइट कितना 300 है, तो 300 कैसे लेफ्ट और राइट, अप और डाउन, देयर आर 150 150, तो 150 एमबीपीएस में आता है। अगर 150 एमबीपीएस होगा तो दिस अ मैक्सिमम टू 75 75 लाइक दैट दे आर डिवाइडेड। इट इज अ डायरेक्टली इसके अलावा वो लॉन्ग क्या बोलते हैं बैंड फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है। तो वो साइकिल्स में होता है, मतलब साइकिल सर्कल में साइकिल में होता है उन्होंने बताया। फिर उसके बाद उन्होंने बताया है since the number of cycles cannot be directly, it is determined long observation from the change carrier phase with the time. This happens because the satellite is orbiting itself, and from its orbit parameter change is the phase over time number of cycles can be derived. जैसे वो सैटेलाइट ऑर्बिट में चेंज होते रहेगा वैसे आपका रेंज का फ्रीक्वेंसी चेंज होते जाएगा। With relative positioning techniques, horizontal accuracy up to 2 mm 2 centimeter and it can be again. रिलेटिव में अगर हम लोग क्रिएट करेंगे टेक्निक्स में एब्सोल्यूट सैटेलाइट के पोजीशन के ऊपर डिपेंड है, बट रिलेटिव में हम लोग को रेफरेंस के ऊपर डिपेंड है, रिसीवर्स के ऊपर डिपेंड है। तो इट इज अ 2 mm 2 centimeter इट कैन बी अचीव, एंड दिस डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मेक्स इट पॉसिबल टू मेजर टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स, जहाँ पे हम लोग नीचे डिशेस लगाते हैं, एंटीना लगाते हैं और वहाँ पे वो डेटा रिसीव होता है, उसकी पोजीशन हम लोग रिलेटिव रखे हुए हैं, तो वो 2 सेंटीमीटर 2 mm to 2 centimeter में अचीव होती है। एंड दिस डिग्री एक्यूरेसी मेक्स इट पॉसिबल मेजर टू टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, which can be big as now 10 centimeter per year in some locations on the planet, और वो increase होते रहती है some locations of the planet। ये बताएं। So this is all the networking position और code phase measurement। उसके बाद दिया है positioning technology, GPS global positioning system। Okay, it was declared in operational in 1994, provide a precise positioning services to America and allied military forces as well as the
US government agencies and standard positioning services SPS to civilians throughout the world. ओके, तो यहाँ पे पूरे मतलब पहले हम लोग पहले भी जीपीएस अवेलेबल था लेकिन हमारे लिए नहीं था, सिविलियंस के लिए अवेलेबल करने के लिए उन्होंने 1994 में जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम डिक्लेयर किया गया एंड इट्स स्पेस सेगमेंट नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ 24 सैटेलाइट। इसके अंदर 24 सैटेलाइट आते हैं, ईच ऑफ इज ऑर्बिट ऑफ द अर्थ in 11 hours 58 minutes at an altitude of 20,200 किलोमीटर। इसलिए मैंने बोला सैटेलाइट 20,000 किलोमीटर एगो है, वो 12 घंटे घूमते रहता है। देयर कैन बी एनी, मतलब ऑर्बिट के अंदर 12 घंटे घूमते रहता है, मतलब हाफ सर्कल में घूमते रहता है। देयर कैन वापस रिटर्न आता है, तो देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ सैटेलाइट एक्टिव टिपिकली बिटवीन 21 and 27। The satellites are organized in a 6 orbital planes, somewhat irregularly spaced with an angle of inclinations of 55 to 63 डिग्री। तो यहाँ पे वो ऑर्गेनाइज 6 ऑर्बिट, अभी ये सब साइंटिफिकली बताया हुआ है। दे आर सेइंग अबाउट दैट सैटेलाइट आर ऑर्गेनाइज्ड इन 6 ऑर्बिटल प्लेन्स। वहाँ पे 6 ऑर्बिटल प्लेन्स हैं, समवॉट irregular space with an angle of inclinations of 55 to 63 डिग्री with a equatorial plane। ओके, उन्होंने इक्वेटरल, इतने इक्वेटरल प्लेन अवेलेबल है सैटेलाइट के अंदर, वो प्लेन्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए देयर आर स्पेस। ओके, सो वहां पे नॉर्मली हैविंग अ 4 सैटेलाइट ईच, दिस मींस दैट 4 सैटेलाइट एक ईच। ओके, ऐसे कितने सैटेलाइट है? 24 सैटेलाइट है। दिस मींस दैट द रिसीवर ऑन द अर्थ विल बिटवीन 5 and 8 सैटेलाइट इन व्यू एट एनी पॉइंट एट अ टाइम। सो सॉफ्टवेयर पैकेज जो 5th और 8th सैटेलाइट है वो कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफ द अर्थ कलेक्ट कर सकता है। सॉफ्टवेयर पैकेज एग्जिट इन हेल्प ऑफ प्लानिंग जीपीएस सर्वे। ये सॉफ्टवेयर हेल्प करता है जीपीएस के सर्वेस कंप्लीट करने के लिए। सो आइडेंटिफाई एक्सपेक्टेड सैटेलाइट सेटअप फॉर एनी लोकेशन एंड टाइम। So GPS control segment has its master control in Colorado, US, and monitor stations in a belt around equator, namely in Hawaii, Kojelin Atoll, and in the Marshall Island, and Diego Gracia in British Indian Ocean Territory, फिर एसडेन आइलैंड इन यूके साउथर्न अटलांटिक ओशियन। देखो अलग अलग पोजीशन, अलग अलग आइलैंड के ऊपर जीपीएस का कंट्रोल सेगमेंट रखा हुआ है, वो मास्टर कंट्रोल इन कोलोराडो। Nowstar satellite transmits two radio signals, namely the L1 frequency at 1575.42 megahertz. इतना megahertz है। 1.2 frequency to 1 to 2.60 megahertz. इतना speed उसका Nowstar satellite का है। So there are also third and fourth signal, but they are not important for our discussion here. The first two signals हमेशा हमारे क्या होते हैं वो हैं, आगे थर्ड फोर्थ की हमें जरूरत नहीं है। So the carrier waves at the given frequencies, हमेशा सैटेलाइट के जो सिग्नल्स आते हैं वो आपके एनालॉग सिग्नल्स कन्वर्ट इनटू डिजिटल, तो कैरियर वेव्स इन द गिवन फ्रीक्वेंसीज एंड कोर्स रेंजिंग कोड नोन एज अ सीए मॉड्यूलेटेड L1। okay, and then encrypted precision ranging code known as a PY modulated L1 to L2 and navigation message modulated on both L1 and L2। आप देख सकते हो how there are 24 satellite is working over there। इस तरह वो 24 सैटेलाइट घूमते रहते हैं यहाँ पे एक पृथ्वी के ऊपर, ये ऑर्बिट के अंदर इस तरह उसके घूमने का चांस है। फॉर ईच ऑर्बिट आप देख सकते हैं एक सर्कल के अंदर 4 सैटेलाइट दिए है, ऐसे 6 ऑर्बिट के अंदर वो घूमते रहते हैं। उसको हम लोग का 24 सैटेलाइट से पूरी अर्थ की इंफॉर्मेशन वो सैटेलाइट के थ्रू कलेक्ट की जाती है और उसको जीपीएस बताया। जो जीपीएस सैटेलाइट ऑपरेटेड बाय द यूएस, लेकिन कंट्रोल अलग जगह पे दिया हुआ है, उसके कंट्रोल होते हैं। तो यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ये इस तरह आपका पोजीशनिंग बताया कि सैटेलाइट की पोजीशन एक्चुअल में किस तरह हो रहे हैं। वो चेंजेस होती है, पोजीशन आगे आगे चले जाते हैं, आगे यहाँ घूमते रहते हैं वो। ठीक है, so role of L2 is to provide a second radio signal, thereby allowing dual frequency receivers a way of determining fairly precisely the actual anospheric delay on a satellite signal received. So role of ranging codes is twofold: to identify the satellite that send the signal, as each satellite send unique codes and the receiver has lookup table or these codes। यहाँ पे जो रोल L2 का बताया हुआ है, जो हम लोग रेडियो सिग्नल्स या फ्रीक्वेंसी रिसीव करने वाले हैं, वो रोल रेंजिंग कोड्स में टू फोल्ड में होता है। एक, आइडेंटिफाई द सैटेलाइट ऑफ अ सेंट ऑफ द सिग्नल,
जो सिग्नल सैटेलाइट के थ्रू से भेजे जाते हैं वो आइडेंटिफिकेशन करना, और वो यूनिक कोड वो रिसीव करके इट हैज लुकअप टेबल बना के उसके अंदर वो कोडिंग देना। फिर मतलब आइडेंटिफिकेशन करने के बाद वो टेबल के अंदर मेंटेन करना। फिर डिटरमाइन दैट सिग्नल ट्रांसमिट टाइम, उसका टाइम स्पीड टाइमिंग सेट करना, डिटरमाइन करना, एंड देन सैटेलाइट शेड्यूल difference in the positioning. So navigation message contain the satellite orbit and satellite clock error information as well as some general system information. So GPS also carries a fifth encrypted military signal carrying the M code. GPS uses a WGS84 reference system. अभी जो भी आपने रेफरेंशियल डेटा सेट मिलता है वो WGS84 के सिस्टम में, दैट इज अ वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। वहाँ पे वर्ल्ड रेफरेंस सिस्टम में WGS84 करके आपको बताया हुआ है। So these have been defined on several occasions and is now allied with the ITRF at the level of few centimeters worldwide, and GPS has adopted UTC as its time system. So in the civil market, GPS receipts for varying quality are available, and their quality depending on the embedded positioning feature like support signal frequency or dual frequency, or it supporting only absolute or relative positioning. So it performing the code measurement or also carrier phase measurement over there. So GPS में हम लोग को जो भी डेटा कलेक्ट होता है वो डेटा यूटीसी आपको एज इज अ टाइम सिस्टम में कन्वर्ट होता है। तो जिस टाइम में कन्वर्ट होगा वो डेटा वहाँ पे यूटीसी टाइम में दिखाया जाता है, और इस टाइम में ये डेटा होगा। और उस जीपीएस में रिसीवर करने के बाद वो डेटा कितना क्वालिटी है, कितना फ्रीक्वेंसी उसके अंदर है, या उसकी रिलेटिव पोजिशनिंग क्या है, कितने कैसे मेजरमेंट करना है, ये सारी चीज़ें इज डिपेंड ऑन दैट व्हाट ITRF लेवल। सो उसके बाद उन्होंने एक चीज़ और बताई हुई है यहाँ पे कि अगर क्या बोलते हैं, हमारे पोजीशन में अगर डिफरेंस आया तो वो पोजीशन का डिफरेंस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग उसको फ्रीक्वेंसी में रिसीव कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। जैसे मोबाइल में जो भी डिफरेंस आता है रेंजिंग का, जैसे हम लोग को डाउनलोडिंग अपलोडिंग प्रॉब्लम, वो वहाँ पे बताते हैं कि कितना फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा हुआ है। इट इज़ इन द सॉफ्टवेयर। लास्ट पार्ट ऑफ दिस, दैट इज द ग्लोरनियस एंड गैलीलियो। ओके, सो यहाँ पे GLONASS. What is with GPS? What GPS to the US military? It is a GLONASS, Russian military, specifically in the Russian Space Forces. Both systems were primarily designed on the basis of military requirement. The big difference between the two GPS generated a major interest in the civil application, thus having an important economic impact. GLONASS space segment consists of normally 24 satellites organized in a three orbital phase with an inclinations of 64.8 degree with equator. So orbital altitude, they are covered altitude cover the 19,130 kilometer with the period of the revolution of 11 hours of 16 minutes. इतना 11 घंटा 16 मिनट में इतना डेटा कवर कर लेता है। तो ग्लोनास यूजेस द PZ90 एज इट रेफरेंस सिस्टम। उसके अंदर रेफरेंस अलग है, PZ90 करके है। इट लाइक जीपीएस यूजेस द यूटीसी एज अ टाइम रेफरेंस। GLONASS radio signals are somewhat similar to that of the GPS, but satellites are used different identifier schemes and their navigation message use other parameters. They also use the different frequencies or their it is at approximately 1605 megahertz, and L2 is at approximately 1248 megahertz. So otherwise GLONASS system performance is a rather comparable to that GPS. तो यहाँ पे हम लोग को सैटेलाइट घूमते हुए दिखाई दी है, और ये ग्लोनास सिस्टम में उन्होंने बताया हुआ है कि ग्लोनास क्या करता है। तो ग्लोनास आप लोग को रेफरेंशियल सिस्टम PZ90 रेफरेंशियल सिस्टम जनरेट करता है होता है। वैसे ही एक हमारा है गैलीलियो, इट इज द नेम ऑफ द यूई सिस्टम के यूरोपियन सिस्टम है गैलीलियो। So the vision satellite based positioning, it will become even bigger due to emergence of mobile phones equipped with the receivers, perhaps with the some 400 million users by the year 2015. So completed system will have a 27 satellite with three in a reserve, and orbiting in the one of three equally spaced circular orbits
at an elevations of 23,222 kilometer, inclined of the 56 degree with the equator. So these higher inclinations when compared to the GPS, the has been chosen to provide a better positioning coverage at a high latitude and such as northern Scandinavia, where जीपीएस परफॉर्म्स rather poorly. तो यहाँ पे खाली नॉर्थन स्कैंडिनेविया में आपका जीपीएस पुअर होता है, बाकी जगह पे उसका रेंज आप देख सकते हो कितना कि है 23,200 किलोमीटर एरिया कवर कर रहा है. तो EU and the US agreed to make the Galileo GPS compatible with the adoption of the interchangeable satellite signal setups. So this is effect of this agreement is that Galileo or GPS tandem satellite will have so many satellites in the sky, close to 60, that the receiver and it can always find an optimal constellation in a view. So this will especially use in a situation where in the past bad signal reception happen. So built up areas for us or instance, it will also being the implementation of global navigation satellite system GNSS. Closer as a positional accuracy and reliability will improve. आप देख सकते हो कितने सैटेलाइट उसके अंदर कंटिन्यूशन ऑर्बिट में घूमते रहते हैं. Such a system helps to implement for fully automated air and road traffic. Okay, fully automated एयर एंड रोड ट्रैफिक. हम लोग को ऊपर जो एयर ट्रैफिक होती है वो कंट्रोल करने के लिए हम लोग को सारे पोजीशंस के बारे में हम लोग को रियलिटी में देखा जाता है. लास्ट वन आपको दिया है ग्लोनास आईआरएनएस गगन. गगन गगन करके गगन गगन इज द स्टेप बाय द इंडियन गवर्नमेंट. ओके, गगन हमारा इंडियन गवर्नमेंट का है. इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट दैट IRNSS is dependent on satellite based regional system developed individually by India on a par with the US based GPS, and Russia's GLONASS and Galileo developed by the Europe, and now it was renamed NAVIC, that is a navigation with the Indian constellation, terrestrial, aerial and marine navigation, disaster management, vehicle tracking, fleet management, integration with the mobile phones, precise timing, mapping and geodetic data capture, terrestrial navigation, visual voice navigation for the driver are some of the essential applications. We can do it with the Gagan and IRNSS. Gagan, that is a geo-aided geo-automated navigation is step by Indian government towards initial satellite-based navigation services in India. So Gagan हमारा India का है. Okay, that the airport authority of the AI and the Indian Space Research Organizations have collaborated to develop GPS-aided geo-augmented navigations, and it is as a regional satellite-based augmentation system. The Gagan's goal is to provide a navigation system to assist aircraft in the accurate landing over the Indian airspace and in the adjoining area and applicably to safely to live civil operations. And Gagan is the interoperable with the other international Sabah system, and its payload is now operational. Though satellite of a GS-80 8 or GS-80-10 satellite have been the Gagan payload. ये payload है. The third payload of the system will be launched by the GS-80-15 satellite, which is scheduled for a launch in the late of 2015. So essential component of Gagan project is the study of the ionospheric behavior over the Indian region, and Gagan ionospheric algorithm was developed in the ISRO. हमारे लिए IRNSS and Gagan ये हम लोग को यूज करते हैं टू कलेक्ट डेटा. ठीक है, चलो नाउ टाइम इज ओवर. आप लोग अटेंडेंस दे दो. अटेंडेंस दो. रोल नंबर 1 to 10. सर रोल नंबर 8 और 9. 8 और 9. 8 9. चलो आगे बोलो फटाफट. 8 9 19 19 23 21 23 39 39
36. 36, 35. 35, 37, 21. 37, आगे 26, 26, 26. 21. 21, 26, 21, आगे 45, 48. 38, 48. 38, 48. 48. 38 नहीं है, नहीं 48, सर 48. 45, 48, 44, आगे 51, हो गया, ओवर, थैंक यू. 47, 47, okay, thank you.